अभी अमेरिका का दावा है, ईरान की तरफ से कुछ हद तक माना जा रहा है कि हाँ हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। रूस की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, अब मुझे लगता है कि राजनयिक के तौर पर मैं आपका नजरिया इस पर जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। किस तरह से आपको ये पैन आउट होता हुआ दिख रहा है? और उसी में मैं अगला सवाल जोड़ रही हूँ कि ईरान क्या कर सकता है? सबसे भयावह स्थिति तो तब आ सकती है अगर वो मिडिल ईस्ट में सऊदी जैसे, कतर जैसे देशों पर जो अमेरिकी बेसेस हैं उस पर अगर हमला कर दे। उसके बाद आपको लगता है कि एक अस्थिरता और एक मतलब स्प्रेड आउट इसका हो सकता है? अशोक जी जी, बहुत धन्यवाद अंजना, मुझे आमंत्रित करने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, मैं ये समझता हूँ जो आज भारतीय समय के अनुसार ये हमला अमेरिका ने कब किया, ये सुबह 4 साढ़े 4 बजे किया। अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, तो मतलब करीब 14 घंटे हो गए हैं ये हमला हुआ है। देखिए, अगर ईरान को इस बेसिस पर अमेरिका की कोई भी जो पश्चिम एशिया में जो बेसिस हैं, वेस्ट एशिया में, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो, बहरीन में हो, कतर में हो या और किन्हीं देशों में, अगर बेसिस पर किसी को हमला करना था, या उनके जो 40, 50, 60 हजार जो सैनिक हैं अमेरिका के वहां पर, अगर उनके ऊपर हमला करना था तो अभी तक हमला जरूर हो जाता। परंतु रिटेलिएशन जो किया है ईरान ने, वो किया है ज्यादा मिसाइल्स भेजकर हाइफा पर, इस पर तेल अवीव पर और जेरूसलम पर, क्योंकि उसके पास, ईरान के पास, मैं इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं, विकल्प बहुत ही कम है, ना के बराबर हैं। क्योंकि उसे मालूम है जो वो अगर अमेरिका के विरुद्ध हमला करेगा तो उसको ऐसा वहां पर से मार पड़ेगी, इतनी जोर से उसके विरुद्ध वहां से एक्शन लिया जाएगा, जो अभी जो हुआ है वो कुछ भी नहीं है। तो उसको ये मालूम चल गया है और इसीलिए वो इसको रिस्क नहीं करना चाहता, तो अमेरिका के विरुद्ध वो नहीं करना चाहता। आखिरी बात अंजना, मैं उसमें यही कहूंगा, बहुत लोग कहते हैं जो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर देगा, क्यों, और उससे देखिए पूरे विश्व के ऊपर इतना दुष्प्रभाव पड़ेगा। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच में 40 किलोमीटर का वाटर वे है। उसको अगर बंद करता है तो केवल जापान, भारत, साउथ कोरिया पर नहीं असर होगा, चीन पर असर होगा। और ईरान के संबंध जो है बहुत ही सामरिक संबंध है। और लेकिन इस वक्त भी देखिए ना अशोक सर, जैसे आप बोल रहे हैं एम्बेसडर सर, ये इजराइल पर मिसाइल से हमला, खुर्रम शहर मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया है। सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल अब ईरान कर रहा है। ईरान ने फिर दागी है इजराइल पर मिसाइलें, और इस बार वो सुपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल से वो अटैक कर रहा है इजराइल पर। परिस्थितियां जो बनती हुई दिख रही हैं वो बहुत चैलेंजिंग है। और इसी पर विभूति जी आपका कमेंट, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक अपना तरीका है और उस पर जितना कम बोला जाए वो अच्छा है। वो अपनी तरह से सोचते हैं, अपनी तरह से आगे ले जा रहे हैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को। लेकिन ये मतलब ईरान के लिए भी देखिए इतना आसान नहीं है कि नाउ ईरान शुड बेंड डाउन, नाउ ईरान शुड सरेंडर, नाउ ईरान शुड कमिट। अब ईरान मतलब इतनी आसानी से ये मौजूदा रजीम तो दबाव में आने वाला है नहीं, क्योंकि उनका जो फेस लॉस हुआ है उसके बाद अभी भी वो हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है इजराइल पर। नमस्ते अंजना जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए अपनी शो पे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लगा इतने सारे एक्सपर्ट्स की बातें सुन करके। मेरे विचार कुछ और हैं। ये पुरानी कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो 21वीं सदी में भी वो चालू रहता है, वो सच्चाई रहती है उसमें। लेकिन यहाँ पे हमें इसको दूसरे मुद्दे से भी देखना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान का जो संबंध है वो है ड्रिवन बाय वन सेंटेंस, डेथ टू अमेरिका। आज तक ईरान ने इस बात को कभी ये नहीं कहा कि चलो यार गलती हो गई, जो हम ज्यादा बोल गए। अगर आप पिछले 25 सालों से यही कहते आ रहे हैं डेथ टू अमेरिका, तो आपकी दोस्ती यारी की बात तो चली जाती है, हवा में उड़ जाती है ना। तो यहाँ पे इन इजराइल और अमेरिका का एक मुद्दा जिस पे दोनों सहमत हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वॉर मटेरियल नहीं लाने देंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं करने देंगे। और ईरान का मुद्दा है, दावा है कि हम तो सिर्फ पीसफुल पर्पस कर रहे हैं। तो इसमें धोखे की बात तो हो ही रही है, डेफिनेटली धोखे की बात हो रही है। लेकिन ये चिंताजनक बात इसमें है
कि ये जो है सदियों पुराना कहते हैं ना, जिहाद और क्रूसेड की लड़ाई, ये 21वीं सदी की नई नया रूप है ये। और ये जो है घिनौना रूप ले सकता है। पीस, शांति का भविष्य में क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं। आज की तारीख में शांति पूरी तरह से टूट चुकी है, भंग हो चुकी है। अविश्वास, बिल्कुल बिल्कुल अविश्वास से ही लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है, ये भारत को जरा सा संभल के देखना पड़ेगा, क्योंकि सब भारत की टीका टिप्पणी के लिए कमेंट चाहता है। लेकिन भारत एक अकेला देश ऐसा है कि 150 से ज्यादा क्रिश्चियन देश हैं, 57 मुस्लिम देश हैं, हम ही एक सिर्फ सेकुलर देश है। तो इसमें किसका साइड लें, किसका साइड न लें, ये वाली बात बिल्कुल हमें असमंजस में डालती है। लेकिन एक और बात है, इंटरनेशनल लॉ और डेमोक्रेसी और फ्रीडम का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इन तीनों ही चीजों का सबको स्वाधीनता है जो मर्जी करे, सबको स्वाधीनता है जो मर्जी बोले, सबको स्वाधीनता है जो करे सो करे, और बीच में फिर इंटरनेशनल लॉ को घुसा दिया जाता है। इस चीज को दुनिया भर को सोचना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस हैज बिकम अ जोक। यू नो जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो यूएस ने कहा था डी एस्केलेट, डी एस्केलेट, डी एस्केलेट। इंडिया के सारे अपोजिशन पार्टीज ने कहा था डी एस्केलेट। अब प्रधानमंत्री मोदी ने वही डी एस्केलेट कहा है। तो जो कहते हैं ना कि जो आप जैसे आप करेंगे वैसे ही आपको भरना भी पड़ेगा। और एक चीज है, आपने कहा था कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। ये कुछ साल पहले 9/11 के बाद मुझे एक पाकिस्तानी मित्र ने कहा था कि एक भी इस्लामिक कंट्री इतनी ताकत नहीं रखता कि एक गैर क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्री से वो एक यूजुअल कन्वेंशनल वॉर लड़ सके, क्योंकि हमारे अस्त्र शस्त्र भी आप ही के थ्रू आते हैं, लेकिन हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। यहां तक ये अंदेशा है कि बहुत सारे जो गुरिल्ला और टेररिस्ट फोर्सेस हैं, द स्लीपर सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे। वेस्ट डेमोक्रेसीज बहुत ही वल्नरेबल है एक मामले में, कि कहीं भी कहीं पुल उड़ाया जा सकता है, कहीं भी एक शॉपिंग मॉल को गिराया जा सकता है और दहशत फैलाई जा सकती है। ये टेररिज्म का मेन मुद्दा है, दहशत फैलाओ। दैट इज समथिंग दैट अमेरिका, वो सबसे बड़ी चुनौती है, बहुत बहुत चैलेंजिंग है। और वो है। भारत जैसा तो देश वही- भी, विभूति जी, जो कि हमेशा पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर को झेलता रहा है, तो हमें एहसास है कि ये कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो फिर वो भीगी बिल्ली बन जाता है और फील्ड मार्शल बना देता है मुनीर को। वही मुनीर पाकिस्तान से सीधा अमेरिका जाता है ट्रंप की गोद में बैठने, फिर वापस आकर यहाँ पर, चूंकि अब ऐसा हो गया है, मुस्लिम बिरादर देश कहेंगे कि तुमने पीठ में छुरा घोंपा है, तो वो एक लाइन अपना विदेश मंत्रालय से निकाल देते हैं कि वी आर डीपली कंसर्न्ड। प्रोफेसर जैदी, जो बातें विभूति जी कह रहे हैं कि आपको वो बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, अगर खामेनेई साहब खुलकर ये कहते हैं कि यहूदियों को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर फिर ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है? जब खुलकर टेररिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए वहाँ पर अटैक्स कराए जाते हैं, तब दुनिया कहाँ पर आंखों पर पट्टी बांध लेती है? ये भी तो बहुत बड़े कंसर्न्स है ना आज के ज़माने में। और अगर आप उनकी बात पे कोई जवाब देना चाहें। जी अंजना जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे और झा साहब से कोई रेफरेंस चाहूँगा कि जहाँ पर खामनेई साहब या किसी और ईरानी लीडर ने कहा हो कि यहूदियों को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। मैं चंद सेकंड वेट करता हूँ जब तक आप रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, रेफरेंस हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, बाकायदा उनके जो बयान है वो भी निकलवा के सुनवा देंगे। अशोक जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? ये बात ऐसी, ईरान में अपनी सिफारत में काम कर चुका हूं। डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका वहां पर सुनना बहुत आम है। मैं आपको बताऊं, वहां पर आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर जाएं, वहां पर इजराइल का, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके का जो अशोक जी, एक बार ऑडियो आपका ठीक करा रहे हैं, आपका ऑडियो किसी वजह से अटक रहा है, आपका ऑडियो अटक रहा है। प्रोफेसर, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उनकी बातों को? खामेनेई के द्वारा इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं। इजराइल के लोग कैंसर के ट्यूमर की तरह हैं, इनको साफ कर दिया जाना चाहिए। और ये तमाम बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स आपको इसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट्स मिलेंगे।
उनके स्टेटमेंट में ये है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, इस प्रकार के स्टेटमेंट लगातार दिए गए हैं। ऐसे ही उनका एक वो निकाल भी लिया ताकि मैं इनको सुना सकूं। विल नॉट, ईरान विल नॉट बैक डाउन, इजराइल विल नॉट सर्वाइव। मतलब अनेकों बार उन्होंने जूस यहूदियों के खिलाफ जो बयान दिए हैं जुमे की नमाज पर, वो अनंत है। कुछ हमारी रिसर्च टीम भी बाइट्स निकाल रही है, वो आपको सुना देंगे। मुझे आप इंटरनेट पर प्रोफेसर साहब चेक करेंगे तो आपको सारे ढेरों ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, ढेरों ऐसे उनके कोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके सुप्रीम लीडर ने किस प्रकार के बयान दिए हैं और किस प्रकार से आतंकवादी संगठन, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, इनको पल्लवित पोषित करते हुए हमेशा इजराइल के जो मासूम लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन पर हमले करवाए हैं। आप भाई मुझे ये बताइए कि 7 अक्टूबर को जब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी 2023 में, आधी रात को किस संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था? आपने थोड़ी देर पहले मानवाधिकार की बात की, आपने इस बात की बात की कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से देखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या इजराइल के लोगों का, वहां की महिलाओं का, वहां के बच्चों का, वहां के अस्पतालों का कोई हक नहीं है? जब ईरान वहां हमले करवाता है अस्पतालों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, आधी रात पर को हमास ने हमला किया था, तब मानवाधिकार की बात कहां चली जाती है? इसका आपको जवाब देना चाहिए। जयदी साहब, आप ही बता दीजिए, आप इंडियन ओरिजिन है कि क्या? आप खुद ही बता सकते हैं ना कि आप तो इंडियन ओरिजिन है कि क्या खामेनी साहब ने इस तरह की बातें नहीं कही? क्या ईरान का ये मुद्दा नहीं रहा? हमेशा ईरान कहता है डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। कहां नहीं, मिल गया मुझे उनका इंडियन ओरिजिन। लेट्स हियर फ्रॉम यू नाउ। चलिए, आप जब बोल ही रहे हैं उसके बाद मुझे बोलने। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक यानी फैक्ट से हटकर बात हो रही है। अब आप फैक्ट्स पर बात करने की हम लोग कोशिश करते हैं। जी हाँ, मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ, लेकिन इंडियन ओरिजिन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं फैक्ट्स नहीं समझ सकता और मैं बायस्ड ही बात करूंगा। मैं फैक्ट्स के बेस पर इंडियन ओरिजिन होने के बावजूद बात करने की क्षमता रखता हूँ। और फैक्ट्स ये हैं कि यहाँ पर डेथ टू इजराइल एक यहाँ की आइडियोलॉजी का बहुत अहम हिस्सा है। और डेथ टू इजराइल का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये वो मतलब है कि जब 2011 की नॉन अलाइन मूवमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई थी तेहरान में, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के तमाम नॉन अलाइन मूवमेंट्स ने के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स ने उसको अटेंड किया था, वहाँ पर आयतुल्लाह खामेनी ने खुद आकर इसको एक्सप्लेन किया कि क्या है डेथ टू इसराइल का मतलब। डेथ टू इसराइल का मतलब ये है कि पैलेस्टाइन के अंदर एक डेमोक्रेटिक रेफरेंडम होना चाहिए और पैलेस्टाइन के तमाम लोगों को, जो पैलेस्टाइन में आज भी रह रहे हैं या उनको रेफ्यूजी बनाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है, उनको इसका अवसर मिलना चाहिए कि वो खुद डिसाइड करें कि पैलेस्टाइन, हिस्टोरिक पैलेस्टाइन में किस टाइप का पॉलिटिकल निजाम होना चाहिए। प्रोफेसर जैदी, प्लीज अलाउ मी टू कम इन नाउ। एक बार आवाज इनकी नीचे कीजिए। इसके लिए इतने हिंसक शब्दों का आप मासूमियत के साथ जितनी मीठी बातें बता रहे हैं, काश कि सब कुछ इतना आसान होता। इसके लिए डेथ जैसे हिंसक शब्द के इस्तेमाल की जरूरत कतई नहीं है। आप रेफरेंडम कराना चाहते तो रेफरेंडम बोलिए, डेथ टू इजराइल बोलने की जरूरत है। एंड आई कोट खामेनी का ये कोट है, आवर स्टैंस अगेंस्ट, क्योंकि अंग्रेजी में ये उनका पोस्ट है, आवर स्टैंस अगेंस्ट इजराइल इज द सेम स्टैंस वी हैव ऑलवेज टेकन. Israel is a malignant, cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated. And I quote it in Hindi for you, क्योंकि आज तक के हमारे दर्शक भी समझ सके. ये वो कैंसरस ट्यूमर है वेस्ट एशिया में जिसको निकालना और मिटाना, इरेडिकेटेड, मिटाना जरूरी है. अगर आप ऐसे शख्स को डिफेंड कर रहे हैं भारतीय नागरिक होकर, तब मुझे आप पर और आपकी नीयत पर सवाल खड़े करने होंगे. मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मतलब आपस में लड़के कोई फ़ायदा है. ईरान भी भारत का दोस्त है और हम उस दोस्ती की पूरी वो करते हैं. लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई एक पूरे मुल्क को कैंसर ट्यूमर कह के हटाने की बात करता है, मिटाने की बात करता है, आज भी नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि मुझे मौजूदा रजीम से प्रॉब्लम है. जहाँ पर अटैक करते हैं वो बाकायदा ऐलान करते हैं कि अगर वहाँ पर आम लोग हैं तो हट जाएं. उन्होंने कभी भी ना इस्लाम के खिलाफ, ना उन्होंने सीधा ईरान के खिलाफ. मैं उनको डिफेंड भी नहीं कर रही हूँ. वो इजराइल अकाउंटेबल है अपने काम के लिए. ये पोस्ट हमने अब आपके अपने स्क्रीन पर भी निकाल के दे दिया है. दिस इज अ पोस्ट बाय खामेनी साहब विच इज डेटेड 2018. देखिए, ऐसे हवाई बातें नहीं करते हम, फैक्ट्स ही नहीं करते हैं, फैक्ट्स का प्रूफ भी अपने स्क्रीन पर देते हैं. जनरल दयाल, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ.
कुल मिलाकर देखिए भारत के लिए भी अगर हम कूटनीतिक नजरिए से देखें तो हमें बैलेंस करना है, क्योंकि हमारा बहुत कुछ, अगर चाबार हम पोर्ट है, हमारी पाइपलाइन है, हम बहुत कुछ ईरान के साथ कर रहे हैं, वो हमारा दोस्त देश है क्योंकि हम उसके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं। पीएम ने भी बात की है। लेकिन इजराइल भी दोस्त देश है। इजराइल प्रॉक्सी वॉर झेलता है आतंक का। इजराइल भारत के खिलाफ खुलकर खड़ा होता है जब पाकिस्तान हमले करता है। तो इतनी भी आसान वो नहीं है एक स्टैंड लेना। देखिए अंजना, पहली बात तो मैं बताऊं कि मैं कोई खास इजराइल के अगेंस्ट नहीं हूं और खास प्रो ईरान नहीं हूं। मतलब मैं एक इंडिपेंडेंट, बहुत न्यूट्रल मिलिट्री स्ट्रैटेजिक थिंकिंग से करता हूं और असेसमेंट करता हूं। और दूसरी बात यह कि मैं सिर्फ भारत और भारत के पक्ष की बात करता हूं। और मेरा मानना यह है कि इस युद्ध के कारण भारत का सबसे बड़ा नुकसान है। इवन चाइना से बड़ा भी हमारा नुकसान है, बिकॉज चाइना की मिस्टर सज्जनार विल एग्री विद मी, चाइना तो रशिया से और ऑयल ले लेगा, वो तो व्लादिवोस्टोक से स्ट्रेट पाइपलाइन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका इस खाड़ी के अंदर, इस एशिया में हमारी, अगर हमें बन के रहना है तो हमारी यहाँ पे पीस रहनी चाहिए। और मैं पीस डिस्टर्बेंस जो है यहाँ की इजराइल ने की है। और मैं अमेरिका का विरोध करता हूँ, क्योंकि अमेरिका जो है वो विस्तारवादी है। और अगर वो आतंकवाद के हम खिलाफ हैं तो हम विस्तारवाद के खिलाफ भी हैं। अमेरिका के विस्तारवाद के किस्से में गिन सकता हूं, पूरी रात गुजर सकती है, आप लोगों के पास जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह कि भारत को अब जो प्राइम मिनिस्टर ने किया है, बहुत अच्छी चीज की है। उन्होंने उनके प्रेसिडेंट से बात की है और उनको अब इजरायली प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप से भी बात करनी चाहिए। भारत बुद्धा का देश है, भारत गांधी का देश है, भारत दुनिया में पीस चाहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, दिस इज नॉट ए एयर ऑफ वॉर। हमने खुद लड़ाई बंद कर दी, हमने सिर्फ टेररिस्ट को पनिश किया। और अगर 7 तारीख को पाकिस्तान जवाब नहीं देता तो हम नहीं मारते पाकिस्तान को। लेकिन हमने उनको ऑप्शन दिया था। पाकिस्तान ने बार-बार उकसाया। हमने ऑप्शन दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, आप यू कैन चूज नॉट टू रिस्पॉन्ड। हमने आतंकी हमलों पर जगह पर किया। झा जी, वो सीधा अमेरिका को, सब प्लीज वेट, अमेरिका को सीधा विस्तारवादी कह रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में जो ये मानते हैं कि अमेरिका जिस नीति पर आगे बढ़ता है अपनी विदेश नीति में, वो कई मुल्कों के साथ, उनकी सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करता है। इस पर आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जैसे वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक मिला नहीं इराक में। देखिए, एक मैं सीधी सी बात कहूंगा इस पे। जस्ट बिकॉज मैं अमेरिका में रहता हूं और रिपब्लिकन हूं और अमेरिकन सिटीजन हूं, इसका मतलब नहीं है कि हम हर पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इसमें मैं इस बात को मानता हूं कि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है, मैंने खुद भी कहा है इसके बारे में कि अमेरिका को अपने बेसिस, जो मिलिट्री बेसिस जो दुनिया भर में लगा रखी हैं, आप उनको वापस ले आइए, उसकी जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि जब ये जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी खेली जाती है ना, वो तो सारा का सारा मुद्दा कंट्रोल और मैनेजमेंट पे है, किस तरह से मैनेज किया जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि बड़ा खेल जो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी है। ये सारे के सारे जो 5 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं, ये सारे के दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन सेल करते हैं और इनको लड़ाई चाहिए। तो मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूं कि अगर आपको एक्चुअली विश्व शांति चाहिए तो वेपन सेल बंद कर दीजिए। किसी के पास वेपन नहीं रहेंगी लड़ने के लिए। विस्तारवाद का जहां तक मामला है, चाइना का भी विस्तारवाद का मामला है। तो ये जो है, चाइना ने किस तरह से तिब्बत ऑक्यूपाई किया हुआ है, किस तरह से इंडिया की पोर्शंस को ले रखी है, और वो किसी तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट, किलर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे दुनिया भर में हावी हुए जा रहा है। श्रीलंका को आपको पता है। तो मेरा ये कहना है कि विस्तारवाद जो है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। नहीं, लेकिन विस्तारवाद में जब आप दूसरे देशों में जाकर हमला करते हैं तो उसका सीरियस कॉनोटेशन जरा हो जाता है। और देखिए, ऐसी भी खबर है वहां पर कांग्रेस से उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया है और उन्होंने ये हमला किया है। अशोक सज्जनहार जी को और उनको प्रोफेसर साहब को भी दिखाइए, जैदी साहब को। मिस्टर जैदी, हमने आपको 2018 का उनका एक पोस्ट दिखाया। ईरानियन सुप्रीम लीडर अल खमैनी ट्वीट्स डेथ टू इजराइल 7 टाइम्स। 7 बार उन्होंने डेथ टू इजराइल लिखा। अगर आपको रेफरेंडम ही कराना है तो रेफरेंडम लिखिए ना, डेथ टू इजराइल जब आप लिखते हैं, और उसके बाद इंस्ट्रक्ट्स फॉलोअर्स टू स्टोन द सेटन इजराइल। जब आप शैतान बनाकर एक पूरे मुल्क को, उस मुल्क की कौम को आप इस तरह से हमले के लिए लोगों को उकसाते हैं तो बड़ा मामला गंभीर होता है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं भारतीय नागरिक है, फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। मैं भी आपसे फैक्ट्स पर
2024 का, ये तो 2018 का है, 2024 का उनका पोस्ट भी हम लोग निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर उन्होंने ये लिखा है, वो लिख रहे हैं वी आंसर योर कॉल ओ अल्लाह, डेथ टू इजराइल, और उसके बाद से वो कहते हैं सेटन इजराइल को पूरी तरह से मिटाना है। अब इन चीज़ों पर आंखें बंद कर लेंगे प्रोफेसर साहब तो फिर तो आप प्रोफेसर हैं, फैक्ट्स को आधा अधूरा बताएंगे ना, इसीलिए दोनों आंखें खुली रखनी जरूरी होती है। अशोक जी, आप उनकी बातों पर रिस्पॉन्ड करे थे, मुझे लगता है ऑडियो ठीक हो गया है। जी बहुत धन्यवाद। देखिए मैं दो बातें कहूंगा बहुत जल्दी से। एक तो प्रोफेसर साहब से ये कहूंगा, शायद उनसे गलती से ये कहा गया, ही सेड जो मैं हिंदुस्तानी होने के बावजूद आई कैन बी अनबायस्ड, मतलब इसका ये हुआ जो भी हिंदुस्तानी है वो सभी बायस्ड है क्या? आई एम श्योर दैट इज, अगर वो ये कंफर्म कर देंगे जो ये उनसे गलती से ऐसी ये बात कही गई है तो आई वुड अप्रिशिएट इट। देखिए दूसरी बात है जो वो बता रहे थे, मेरे मित्र विशंबर दयाल बता रहे थे, देखिए अमेरिका हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है। आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है जो अगर आप एक चीज के ऊपर यू डोंट अग्री तो आपका सारा रिश्ता उसके साथ खराब हो जाता है। देखिए अमेरिका के साथ ठीक है उनकी विस्तारवादी नीति है, वो है, हम उसके विरुद्ध रहेंगे, परंतु हमारी और बहुत बातें हैं जिनके साथ हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, जियोपॉलिटिक्स है, साउथ चाइना सी, क्वाड वगैरह। आखिरी बात मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, जो देखिए मैं वहां पर ईरान में था, मैंने वहां पर काम किया है और वहां पर मुझे बहुत, और जो उनके राष्ट्रपति थे महमूद अहमदीनेजाद, मैंने अपने आप उनके मुंह से बहुत बारी सुना है डेथ टू इजराइल, और हमेशा मार्गबार अमेरिका, हमेशा वहां पर जो भी उनकी मिनिस्ट्री थी उनके वहां पर उनके फ्लैग बना रहता था। और आप जब उधर मिनिस्ट्री में जाते हैं आप अमेरिका के और यही फ्लैग यही के प्रोफेसर ऊपर, जैदी को, चूंकि स्क्रीन पर हम नहीं दिखा पा रहे, मेरे हाथ में मोबाइल है, तो अपने दर्शकों को हम जरूर दिखा देते हैं ताकि आपको भी जैदी साहब भारतीय होने का मतलब समझ में आए, क्योंकि हम लोग फैक्ट्स पर बात करते हैं। 2024 का उनका ये पोस्ट है जिसमें वो सीधा लिटिल सेटन कह रहे हैं इजराइल को, अलोंग साइड ग्रेट सेटन अमेरिका को, और बोथ शुड बी फॉट अगेंस्ट एंड स्टोन्ड एंड इट अलाइंस विद द रेजिम्स पॉलिसी। अब देखिए ये बहुत क्लियर है कि वहां पर क्या कह रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर दोनों आंखें खुले रखेंगे तो आपको भी पूरा सच दिखाई देगा, अधूरा नहीं।